मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, स्पीक मैके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह जी, चेयरमैन श्रीमान अरुण सहाय जी और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे युवा साथियों, अभी जो मैंने वर्णन सुना तो ऐसा कह सकता हूं कि जैसे इस सभागृह में एक लघु भारत एकत्र आया है और उसको देखने के लिए हमारे पास पड़ोस के देश के प्रतिनिधि भी आपके बीच में हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर समागम की रचना आपने की है। स्पीक मैके की स्थापना की ये 40वीं वर्षगांठ है और ये 5वां इंटरनेशनल कन्वेंशन। मैं समझता हूं आप सब बधाई के पात्र हैं। और अभी जैसे मैं वर्णन सुन रहा था कि संस्कृति, संगीत और संस्कार, इन तीनों की त्रिवेणी आप भारत के कोने कोने में पहुंचाने का एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपने शास्त्रीय संगीत, कला, साहित्य, लोक संस्कृति के माध्यम से भारतीय विरासत को, उसको सहेजने में, संवारने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के लाखों युवाओं को देश की संस्कृति के प्रति जागरूक और प्रेरित किया है। मैं आज विशेष रूप से प्रोफेसर किरण सेठ जी का इस आयोजन के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। वन लाइफ वन मिशन, और वो भी चमक दमक से दूर रह करके आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जिसके मंच पर सारी सेलिब्रिटीज होती हैं। सहज रूप से आपको भी वाहवाही करने का होने की संभावना रहती है। इन सब के बीच में आपके इस आंदोलन ने, आपके इस संगठन ने और विशेष करके प्रोफेसर किरण सेठ जी ने अपने आप को दुनिया के नजरों में सेलिब्रिटी नहीं होने दिया, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। और मैं मानता हूं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की शायद 4 या 5 ऐसी पीढ़ी होगी जो सीधी सीधी आपके काम से संस्कारित हुई है। ये एक अद्भुत योगदान है आपका। और मैं तो कहूंगा कि एनजीओ कैसे हो, स्वयंसेवी संगठन कैसा होता है, एक स्वयंसेवी संगठन किस प्रकार से गतिविधि करता है, आप एक उत्तम मॉडल के रूप में मैं आपको देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश के और लोग भी आपकी तरफ देखेंगे, आपसे सीखेंगे और जिस महान परंपरा की रक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उज्जवल नई परंपराओं का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं मानता हूं एक ऐसा काम है जिसको मैं एक साधक और साधना के साथ जोड़ता हूं। किरण सेठ जी और उनके साथियों ने ये जो काम किया है वो साधना से कम नहीं है, एक साधक अवस्था से कम नहीं है। भारतीय संगीत और संस्कृति को युवाओं के बीच आपने जीवंत बनाए रखा है। साथियों, सच्चे साधक अपनी सोच, अपने विचारों से अलगारी होते हैं, फकीर होते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती है, न मोह माया होती है, न सिद्धि प्रसिद्धि की कोई आकांक्षा रहती है। श्रीमान किरण सेठ जी उन श्रेणी के व्यक्ति के रूप में मैं उनको देख रहा हूं।
मैंने कभी एक किस्सा पढ़ा था। कहते हैं कि हिंदुस्तान के एक बड़े संगीतज्ञ को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप तो संगीत के लिए इतने बड़े समर्पित व्यक्ति हैं, सरकार से आपको क्या सहयोग चाहिए। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग संवाद है। एक फकीरी क्या होती है, कला और संस्कार और संगीत के प्रति समर्पण क्या होता है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगीत की दुनिया के एक महारथी को पूछते हैं कि सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है। आप भी सोच सकते हैं कि क्या जवाब हो सकता है, लेकिन उस महापुरुष ने जो जवाब दिया वो उस समर्पण का परिचय है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक राग का नाम दिया और कहा कि आजकल कई लोग इस प्रकार से गाते हैं कि जो राग की जो मूल परंपरा है वो खंडित हो रही है, उसमें कुछ मिश्रित हो रहा है, वो बिगड़ता चला जा रहा है। क्या सरकार ये जो मुख्य धारा की जो बर्बादी हो रही है उसको रोक सकने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। मांगा तो ये मांगा कि जो संगीत की धारा है उसमें कोई गड़बड़ न हो। और जब उन्होंने ये कहा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना सर झुका करके उनके प्रति बड़ा आदर व्यक्त किया था। और संगीत के क्षेत्र में शासन नहीं, मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ अनुशासन चलता है, वहां शासन नहीं चलता है। पिछले 40 वर्षों में आपके इस आंदोलन ने जिस अनुशासन के साथ, सिंगल माइंडेड फोकस के साथ देश के कोने कोने में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के, गांवों में, शहरों में छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है, बहुत कम खर्च पर, बहुत कम फीस पर कलाकारों को अपने साथ काम करने के लिए तैयार किया है। साधन जुटाए हैं, संसाधन जुटाए। मैं समझता हूं ये सारा प्रयास अतुलनीय है। इस संस्था ने अपने समर्थकों के माध्यम से एक ऐसा बृहत परिवार का सृजन किया है जिसने भारतीय संस्कृति को भौगोलिक सीमाओं की परिधि से निकालकर दुनिया को जागरूक करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की एक विशेष पहचान आपके माध्यम से बनी है। आज जब इंटरनेशनल कन्वेंशन के इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ उन महान कलाकारों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जो पिछले 40 वर्षों से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। मैं उन सभी व्यक्तियों और संगठनों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय से इस सांस्कृतिक आंदोलन का भरपेट समर्थन किया है। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे देश और विदेश के छात्र, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलाकारों के एक नहीं बल्कि बहुत सारे कंसर्ट को अटेंड करने का अवसर मिला है। इन कॉन्सर्ट्स में आप देश की सांस्कृतिक विविधता, इसकी भव्यता, उसकी सुंदरता, इसके पीछे की हुई साधना, समर्पण, अनुशासन, तपस्या, विनम्रता, सदृढ़ता, हर चीज को आप महसूस करेंगे। महान देश के प्रतीक, हमारी भारत माता के प्रतीक के रूप में ये सारी चीजें आपके सामने जब आएगी, आप कितना गौरव महसूस करते होंगे। साथियों, हमारे देश की मिट्टी से निकला संगीत, यहाँ की प्रकृति से जन्मा संगीत केवल सुनने का ही आनंद नहीं देता, बल्कि
दिल और दिमाग तक वो पहुंचता है। भारतीय संगीत का प्रभाव व्यक्ति की सोच पर, उसके मन पर और उसकी मानसिकता पर भी पड़ता है। जब हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, चाहे शैली कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, हम इसे भले ही न समझ पाए, लेकिन यदि कुछ समय तक पूरे मनोयोग से उससे अगर जुड़ जाते हैं, ध्यान लगा करके उसको सुनते हैं, तो हमें असीम शांति का अनुभव होता है। और इसलिए कभी कभी मैं कहा करता हूं कि दुनिया में वो भी एक संगीत है जो तन को डुलाता है, और हिंदुस्तान में वो भी एक संगीत है जो मन को डुलाता है। हमारा संगीत मन को डुलाता है। हमारी तो पारंपरिक जीवन शैली में संगीत कूट कूट करके भरा हुआ है। विश्व के लिए संगीत एक कला है। कई लोगों के लिए संगीत आजीविका का साधन भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जीवन में संगीत एक साधना है, जीवन जीने का एक तरीका है, एक अभूतपूर्व गुरु शिष्य परंपरा है। मैजेस्टी, मैजिक एंड मिस्टिक, ये भारतीय संस्कृति संगीत की त्रिगुण संपदा है, जिसमें हिमालय की ऊंचाई है, मां गंगा की गहराई है, अजंता एलोरा का सौंदर्य है, ब्रह्मपुत्र की विशालता है, सागर की लहरों जैसा पदन्यास हमारी कला परंपरा में है, और भारतीय समाज में रची बसी आध्यात्मिकता इन सब का मिला जुला प्रतीक बन जाता है। और इसलिए संगीत की शक्ति को समझने और समझाने में लोग अपनी जिंदगी खपा देते हैं। भारतीय संगीत, चाहे वो लोक संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत हो, उसने हमेशा देश और समाज को जोड़ने का काम किया है। धर्म, पंथ, जाति, सामाजिक दीवारों को तोड़कर सभी को एक स्वर में एकजुट होकर एक साथ रहने का संदेश हमारे इन संगीत ने दिया है। अगर उत्तर का हिंदुस्तानी संगीत है, तो दक्षिण का कर्नाटक संगीत, तो बंगाल का रविंद्र संगीत, तो असम का ज्योति संगीत, तो जम्मू कश्मीर की सूफी परंपरा, इन सभी की नींव है जो हमारी गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतिबिंब है। जब कोई विदेश से भारतीय संगीत और नृत्य कला को समझने सीखने आता है, तो ये जानकर के हैरान हो जाता है कि हमारे यहाँ पैर, हाथ, शीर, शरीर, आंखें, उंगलियां, उसकी मुद्राएं पर भी आधारित कितनी कितनी नृत्य शैलियां हमारे यहाँ डेवलप हुई है। ये नृत्य शैलियां भी अलग अलग कालखंड में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपनी वहां की परंपरा को निभाते हुए विकसित हुई है, और उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। और एक विशेष बात है कि हमारे यहां लोक संगीत जनजातियों ने अपनी निरंतर साधना से विकसित किया है। उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं को, कुरीतियों को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी शैली, प्रस्तुति का तरीका और कहानी कहने के अपने तरीके से का उन्होंने बेजोड़ विकास किया। लोक गायकों ने, नर्तकों ने स्थानीय लोगों की बातों का उपयोग करते हुए समाज निर्माण का काम, समाज संस्कार का काम एक अविरत रूप से और कठिन प्रशिक्षण की परंपरा से निकलते हुए उन्होंने इसको पार किया है। और इसलिए हम सब गौरव अनुभव करते हैं कि ये सारी चीजें समाज जीवन में एक ताकत देती हैं। आप में से अधिकांश लोग हमारी संस्कृति की,
इन बारीकियों को और उसके विस्तार को समझते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी में ज्यादातर को ये बातें उन तक पहुंची ही नहीं है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, किसी न किसी कारण से रुकावटें पैदा हुई है, उसमें से एक उदासीनता निर्माण हुई है और उसी की वजह से बहुत से वाद्य यंत्र और संगीत की विद्याएं विलुप्त होने की कगार पर आकर के खड़ी हैं। बच्चों को गिटार के अलग अलग स्वरूप तो पता है, लेकिन सरोद और सारंगी का फर्क कम लोगों को पता होता है। मैं समझता हूं यह स्थिति हमारे देश के लिए चिंता की स्थिति है। भारत का संगीत, ये विरासत इस देश के लिए, हम सभी के लिए आशीर्वाद की तरह है। एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, उसकी अपनी एक शक्ति है, ऊर्जा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राष्ट्रयाम जागराम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमें हर पल सजग रहना चाहिए, हमें अपनी विरासत के लिए हर पल कार्य करना चाहिए। हम अपनी विरासत के प्रति लापरवाह बनकर नहीं रह सकते। हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा संगीत, हमारा साहित्य, हमारी अलग अलग भाषाएं, हमारी प्रकृति, हमारे खान पान, हमारे पहनाव, हर कुछ अनमोल है, अनमोल विरासत है। कोई भी देश अपनी विरासत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है इस विरासत को संभालने का, उसे और सशक्त करने का। साथियों, आज 5 जून है, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और हमारा संगीत, हमारी कला हमें अपनी प्रकृति को बचाने का भी एक अनवरत संदेश देती है। इस समय पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में पर्यावरण बचाने के लिए भारत ने जो कदम उठाए हैं, आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। दुनिया भारत की ओर देख रही है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि देश के नौजवानों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति, अपनी विरासत को बचाने के लिए जागरूक किया जाए। आप एक साल में 7 से 8 हजार कार्यक्रम करते हैं। देश के सैकड़ों शहरों में, गांवों में, कस्बों में लाखों लोगों से और विशेषकर युवाओं से आप कला और संगीत के माध्यम से संवाद करते हैं। ये अद्भुत काम है जो आप कर रहे हैं। और मैंने देखा, अभी जब मैं सुन रहा था कि आप श्रम कार्य भी करते हैं, स्वच्छता का भी काम करते हैं, ये अपने आप में गर्व महसूस करता हूं। इन कार्यक्रमों में स्वच्छता का संदेश, पर्यावरण का संदेश, लोक संगीत के साथ साथ लोक शिक्षा, संगीत साधना के साथ जन जागरण, ये अगर हम आपकी प्राथमिकता के विषय के रूप में जितना जुड़ता जाएगा, मुझे विश्वास है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा सपना है, उसको हम मजबूत बना सकते हैं। साथियों, भारत सरकार ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें उसकी ताकत पड़ी हुई है। भारत की जो विविधताएं हैं, ये विविधता हमारी ताकत है। दिल्ली की स्कूलों के बच्चों को 5 तमिल गीत क्यों नहीं आने चाहिए? असम के बच्चों को 5 मराठी गीत क्यों नहीं आने चाहिए? तमिल के बच्चों को
5 पंजाबी गीत क्यों नहीं आने चाहिए? ये हमारी ताकत है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हर राज्य को, सभी राज्यों की प्राथमिक जानकारियां हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में भी प्रयास शुरू किया है। हमने राज्यों को जोड़ा है, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ पैर बना रहे हैं। वो राज्य क्विज कंपटीशन करे दूसरे राज्य के संबंध में, टूर करे तो दूसरे राज्य में जाएं, एक दूसरे को जाने समझे। और जब हम हमारी इन विशेषताओं को देखेंगे, जानेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जब मैं दुनिया में कहीं जाता हूं और कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है कि जिसमें हम 100 भाषाओं को जानने वाले लोग हैं और 1700 से ज्यादा हमारी बोलियां हैं, तो विश्व के लोगों को आश्चर्य होता है। मैं जब उनको खान पान का वर्णन करता हूं कि दक्षिण से शुरू करें तो उत्तर तक जाते जाते कितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा खान पान है, कितना विविधताओं से भरा हुआ हमारे पहनाव है, ये सारी चीजें विश्व को अजूबा लगता है। लेकिन यहां तक पहुंचाने में अगर सबसे ज्यादा और सरल ताकतवर रास्ता कोई है तो कला है, संगीत है, वाद्य है, और आपने उस माध्यम को चुना है। आपके जैसी संस्था अपने स्तर पर भी इस कड़ी को बहुत आगे बढ़ा सकती है और बढ़ा रही है। आप अलग अलग राज्यों के जिन स्कूलों में जाते हैं, उन्हें आपस में अलग अलग भाषाओं के गीत गाने के लिए, अलग अलग भाषाएं बोलने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे मार्गदर्शक आप बन सकते हैं। देश को जोड़ने में, देश की एकता को बढ़ाने में ये आपके प्रयास बहुत ही सार्थक होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पिछले 40 वर्षों से आप युवा ऊर्जा को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो हमारा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है। नौजवान ऊर्जा और युवा जोश, इससे हमारा देश भरा हुआ है। इस ऊर्जा को राष्ट्र का भाग्य निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का भविष्य बनाने के लिए, अनेक कार्यों में लगाने के लिए आपके जैसे संस्थान बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस देश में युवा शक्ति संगठित होकर राष्ट्र के निर्माण में जुड़ गई, वो देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा ही है। साथियों, 2022 हमारे देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उस समय तक हमें देश से बहुत सी कुरीतियों से, बहुत सी कमजोरियों से बाहर निकालकर आगे ले जाना है, न्यू इंडिया बनाना है। न्यू इंडिया का यह संकल्प देश के हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर, हर संस्था, हर संगठन, हर शहर, गांव, मोहल्ला, परिवार, सबका संकल्प होना चाहिए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर के काम करना होगा। और आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी 2022 को, जो कि आजादी के 75 साल हो रहे हैं, आजादी के लिए जिन दीवानों ने बलिदान दे दिया, अपनी जवानी जनों में खपा दी, कुछ फांसी के तट पर चढ़ गए, इस भारत मां के लिए कुछ सपने लेकर के वो निकले थे। जब 75 साल मनाएंगे तब उन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की दिशा में हम भी कोई संकल्प करें। आपका ये अभियान 2022 के पड़ाव को कहां देश को ले जाएगा, उसको संकल्प लेकर के चलेगा। मैं मानता हूं आपकी युवा पीढ़ी में पहुंचने की बहुत बड़ी ताकत है। आपका रास्ता युवा मन को भाने वाला रास्ता है। आपका प्रयास हर किसी के दिल को छूने वाला प्रयास है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि 2022 आजादी के 75 साल के लिए आइए, आप भी देश को प्रेरणा दें, आप भी देश को दिशा दें, आप भी देश को उसकी कुरीतियों से, बीमारियों से, गलतियों से बाहर निकालने में आगे आइए। देश को आगे ले जाने में आप मदद कीजिए। साथियों, परंपरा का
वर्तमान से संवाद ही संस्कृतियों को जीवित रखता है। स्पीक मैक के वर्तमान भी है और संवाद भी है। आपका हर प्रतिनिधि देश के संस्कृति और सभ्यता का ध्वजवाहक है। ये ध्वजा ऐसे ही फहराती रहे, आप नित नई ऊर्जा से सरोबार रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और जैसा मैंने आपका कार्यक्रम के विषय में जाना, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, योगा करते हैं, श्रम कार्य करते हैं, स्वच्छता का कार्य करते हैं। सचमुच में ये सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है। और मेरे देश के बाकी नौजवानों को भी आपकी इस मूवमेंट का जितना ज्यादा पता चलेगा, आपकी इस मूवमेंट के साथ जिन जिन को जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा, वो राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा सक्रिय हिस्सेदार बनेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस आयोजन के लिए मैं हर किसी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से एक बार श्रीमान किरण सेठ जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने एक काम के लिए अपना जीवन खपा दिया और एक एनजीओ नाम की चीज की कैसी पहचान होती है, उस पहचान को बना दिया। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके इन स्वर्ण प्रेरणात्मक एवं आशीर्वचनों के लिए हम सब आपको शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपकी यह बहुमूल्य वचन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब मैं हमारे स्पिक के स्टूडेंट कन्वीनर श्री हार्दिक उपाध्याय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं तथा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को औपचारिक रूप से धन्यवाद अर्पण करें। नमस्कार सर। मैं हार्दिक उपाध्याय 5वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का छात्र संयोजक आपका अभिवादन करता हूं। स्पिक मेके की यात्रा के 40वें वर्ष में आयोजित हो रहे 5वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबका मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी युवाओं के असीम प्रेरणा स्रोत हैं और स्पिक मेके युवाओं का ही आंदोलन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान स्पिक मेके आंदोलन का ही पांचतत्व है। हम प्रातःकालीन योग के उपरांत श्रमदान व स्वच्छता अभियान चलाते हैं। इस तरह मन के अंदर की स्वच्छता भी हमारी मूल अवधारणा है। आपके उद्बोधन से हमारे सांस्कृतिक यज्ञ की ज्वाला आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपके उद्बोधन से हमारे सांस्कृतिक यज्ञ की ज्वाला अवश्य ही और अधिक तीव्रता से प्रज्वलित होगी। अपने इस अवसर पर हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए हम सब आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आशा है आप हमें इसी तरह से प्रेरित करते रहेंगे। आपका पुनः पुनः आभार। अब मैं प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर आए तथा इस कार्यक्रम को संबोधित करें। स्पिक मेके के इस 5वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव और देश